नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हमने एक डेली करंट अफेयर्स सीरीज को स्टार्ट किया है ना? जहां पर हम रोज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं करंट अफेयर्स का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो सेशन है किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड जो सिविल सर्विसेज के बच्चे हैं उनके लिए इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। और जब यूपीएससी लेवल सिविल सर्विसेज के लेवल का कंटेंट यहाँ पर मैं आपको दूंगा तो ऑब्वियसली बाकी जितने भी एग्जाम है इवन दो पीसीएस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल सब्सिडीज नीड रिफॉर्म्स। अभी ये जो है काफी न्यूज में चल रहा था, इस वजह से मैंने सोचा इस टॉपिक को मैं कवर करता हूँ। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कितने टाइप की एग्रीकल्चरल सर्विस सब्सिडीज होती हैं। उसके साथ फिर हम देखेंगे कि क्यों नीड है इनमें चेंजेस लाने की, क्या कंसर्न्स है इससे रिलेटेड। एंड प्लस ये देखेंगे कि आगे जाकर क्या किया जा सकता है जिससे ये जो सब्सिडीज है वो हमारे ऊपर बर्डन कम बने और जो फार्मर्स है उन्हें हेल्प ज्यादा करे। ठीक है, तो अब इसी को आगे लेके चलते हैं एंड अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, वैसे तो ये सेशन 10 to 15 मिनट्स का होने वाला है, बट फिर भी किसी को लगे मेरी स्पीड स्लो है तो वो 1.25 या 1.5 पर वीडियो की स्पीड को करके देख सकता है ना? हम डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, आप लोगों को बहुत मजा आएगा और बहुत ही नॉलेजेबल सेशन ये रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसे पढ़ते, फर्स्ट लाइन देखो यहाँ पे। एग्रीकल्चरल सब्सिडीज इन इंडिया आर क्रूशियल फॉर फूड सिक्योरिटी। ये तो आपको पता ही है ना? सब्सिडीज एक्चुअल में है क्या? सब्सिडीज का मतलब है कि आपको पता है कि अगर मान लो कि ये एक फर्टिलाइजर है, ये एक फर्टिलाइजर है, इसको बनाने की कुछ कॉस्ट आई होगी। मान लो इसे बनाने की कॉस्ट आती है 2,000 रुपए। ठीक है, अब 2,000 रुपए का कोई भी फर्टिलाइजर लेना किसी भी फार्मर के लिए भारी पड़ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आधा पैसा इसका पे करती है, आधे से भी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, और फिर इसको कुछ कम प्राइस में आगे फार्मर्स तक पहुंचाती है। मतलब ये जो बीच का पैसा है ना, ये कौन दे रही है? ये दे रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। अब मान लो कि गवर्नमेंट ने इसमें से 1,500 रुपए दे दिए, अब ये 500 रुपए बचे। ये 500 रुपए किसे देने हैं? फार्मर्स को। तो जो चीज पहले 2,000 रुपए की थी अब वो 500 रुपए की फार्मर्स को पड़ रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बीच में पैसा पे कर दिया, उसको ही सब्सिडी बोलते हैं। ठीक है, अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर में कोई सब्सिडी दी जा रही है तो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज होगी। ठीक है, बहुत ही बेसिक से भी बताऊंगा ताकि उन बच्चों के लिए भी ये सेशन रह सके जो अभी कॉलेज में है और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, अभी करंट स्टेटस क्या चल रहा है कि हमें ये देखने को मिला कि जो फूड प्लस फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो ऑलमोस्ट 3.71 लाख करोड़ की थी। समझ रहे हो ये कब की बात चल रही है? 2025-26 की। अभी अभी 2025 खत्म हुआ है, तो उसमें ये देखा गया कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 था उसमें ये प्रोजेक्ट किया गया कि ये जो फूड प्लस फर्टिलाइजर सब्सिडी दोनों को मिलाकर जो इसकी कॉस्ट बैठ रही है वो है 3.71 लाख करोड़। जिसमें से हमने देखा जो फूड सब्सिडी है वो है 2.03 लाख करोड़, और साथ ही साथ जो फर्टिलाइजर, जो सिर्फ फर्टिलाइजर्स के लिए सब्सिडी दी जाती है, वो है 1.67 लाख करोड़। ठीक है, तो मतलब हमें ये समझ में आया फूड सब्सिडी ज्यादा दी जाती है। इस चीज को भी प्रीलिम्स के लिए याद रखना। आपको पता है आपके प्रीलिम्स में जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं तो इसी तरीके से बनते हैं, जिसमें डेटा को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं आगे पीछे। क्या पता फूड सब्सिडी को बोल दे कि फूड सब्सिडी ज्यादा दी जाती है, फर्टिलाइजर सब्सिडीज कम दी जाती है। ऐसा नहीं है, फूड सब्सिडी ज्यादा दी जाती है। मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक आइडिया भी देके चल चल रहा हूं साथ में कि कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जिसमें ये देखा गया कि ये 3.71 लाख करोड़ तो एक सब्सिडी है जो हमने देख ली, फूड एंड फर्टिलाइजर से रिलेटेड थी। बट एक डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया जाता है जो आपको पता है, जैसे एक स्कीम है पीएम किसान स्कीम, उसमें 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। ठीक है, उसकी ही कॉस्ट जो ऑल ओवर इंडिया में देखी गई वो कितनी थी? 3.46 लाख करोड़। मतलब ये अलग है और ये अलग है। तो आप सोचो कि कितने बड़े लेवल पे सब्सिडीज दी जा रही है। और ये पैसा जो है, जैसे फूड एंड फर्टिलाइजर्स पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है, वो आप सोचो कि कोल्ड स्टोरेज बनाने में यूज हो सकता है, रूरल एरियाज में रोड्स बनाने के लिए यूज हो सकता है, और कोई भी और बेटर काम के लिए यूज हो सकता है, जिससे
आगे जाकर फार्मर्स को हेल्प मिलेगी, है ना। बहुत सारे फार्मर्स को आपको पता है कि अपना जो मतलब कि अपनी जो उन्होंने जो उगाया है उसे बहुत ही कम रेट, सस्ते रेट पे देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोई कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है जहाँ पे वो अपनी क्रॉप को क्या कर सके, स्टोर कर सके। तो जब उनको पता है कि ये तो खराब हो जाएगी फसल हमारी, ठीक है, जो हमने फसल काटी है ये तो खराब हो जाएगी, तो उन्हें बहुत ही सस्ते रेट पर बेचना पड़ता है। बट इनके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है हम बाकी जगह पर ही इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और आपको पता है कि अ, इंडिया के लिए भी कहीं ना कहीं एक बैरियर बनता है, क्योंकि जब इतने सारे फंड्स एक सेक्टर में एलोकेट किए जा रहे हैं तो और फंड्स उस सेक्टर में एलोकेट करना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं यही किया जाता है कि यहां से फंड्स को कम कर कर किसी और जगह इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कितने टाइप्स की सब्सिडीज आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको फर्टिलाइजर सब्सिडीज देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया था कि क्या किया जा रहा है, एक फर्टिलाइजर जिसकी प्रोडक्शन में या इंपोर्ट में जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा थी, फिर उसमें सब्सिडी दी गवर्नमेंट ने, फिर उसकी कॉस्ट कम हो गई। उसका ही एक एग्जांपल है यूरिया। यूरिया सबसे ज्यादा सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है या एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर है हमारे इंडिया में, याद रखना। आप सुन के शॉक हो जाएंगे कि आप ये समझिए कि इसकी जो प्रोड्यूसिंग कॉस्ट या इंपोर्टिंग कॉस्ट है 45 kg बैग की, वो है 2000 से 3000 रुपीज। और फार्मर कितने पे करते हैं? सिर्फ 242 रुपीज। आप सोचो कि कितना ज्यादा पैसा, ऑलमोस्ट 1750 रुपीज जो है वो कौन दे रहा है? वो दे रही है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये यूरिया का केस बताया मैंने आपको। ऐसे ही फॉस्फेटिक एंड पोटासिक जो है फर्टिलाइजर्स, उनके लिए भी सब्सिडीज प्रोवाइड करी जाती है। बट यूरिया की जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट सब्सिडी है। एंड जो फॉस्फेटिक एंड पोटासिक की जो सब्सिडी है, जो इन फर्टिलाइजर्स को सब्सिडी दी जाती है, ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ओके, फिर हम पावर एंड इरिगेशन सब्सिडी पे चलते हैं। पावर एंड इरिगेशन का मतलब क्या है? आपको पता है, इरिगेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको वाटर पंप करना है। मान लो आप ग्राउंड वाटर से वाटर को पंप कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पावर चाहिए। तो वो पावर कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो पावर प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट। और उस पावर प्रोवाइड करने में, उस एनर्जी को प्रोवाइड करने में भी सब्सिडी दी जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है फ्री एंड लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। अब इससे हो क्या रहा है कि जब ना आप लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि कई बार तो लोगों ने अपने फार्म हाउस बना दिए हैं, फार्म्स में ही अपने फार्म हाउस बना दिए और अपना स्विमिंग पूल ही भरे जा रहे हैं। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बहुत ही वेल्दी फार्मर्स हैं। ठीक है, तो आप सोचो, जो पानी, जो ग्राउंड वाटर किसके लिए यूज किया जाना था फार्म में, अपने फसल के लिए यूज किया जाना था, वो किस तरीके से डाइवर्ट हो रहा है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे डाइवर्जेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये देखा गया, एक डेटा है, आप याद कर सकते तो कर लेना, कि ग्राउंड वाटर जो है वो 62% जो हमारी इरिगेशन की नीड है उसे पूरा करता है। मतलब 62% जो पानी फसल को जाता है वो ग्राउंड वाटर का जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राइस सपोर्ट के ऊपर चलते हैं। एमएसपी के बारे में आप सबको पता है, आप सब प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सबको इतना पता होगा कि बहुत सारी क्रॉप्स पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, ताकि अगर कोई भी फार्मर जिसने फसल बोई है उसको अपनी फसल एक पर्टिकुलर रेट से कम में ना देना पड़े। बट ये नहीं है कि ये सारी की सारी क्रॉप्स में दिया जाता है। 22, अराउंड 22 मैं बोलूंगा, क्योंकि आगे पीछे होता रहता है। 22 क्रॉप्स जो है, अराउंड 22 क्रॉप्स पर ये एमएसपी प्रोवाइड करी जाती है, जिसमें से हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है व्हीट एंड राइस पर। ठीक है, याद रखना, शुगर केन जो है ना, उस पे एफआरपी दिया जाता है, क्योंकि ना ये यूपीएससी वाले घुमाते हैं बड़ा। याद रखना कि 22 क्रॉप जो है वो तो आप खैर पढ़ सकते हैं, बट मैं बता रहा हूँ जो शुगर केन है ना, उसको भी एमआरपी में ज्वाइन कर देते हैं, वो एमएसपी पे ज्वाइन कर देते हैं। बट आपको याद रखना है वो एफआरपी पे आता है, एमएसपी में नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट एंड इंश्योरेंस सब्सिडी, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोन्स देने के लिए स्कीम्स बनाई है और इंश्योरेंस कवर देने के लिए स्कीम बनाई है। जैसे आप देखेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो एक इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अगर किसी भी फार्मर को होते हैं तो वो उसमें कवर होते हैं, और उसमें प्रीमियम जो है बहुत ही सस्ता है। तो असली प्रीमियम कौन भर रहा है? असली प्रीमियम भरती है गवर्नमेंट, ताकि जो फार्मर्स हैं वो कम रेट पर इन इंश्योरेंस स्कीम्स को एंजॉय कर पाए। ठीक है,
साथ ही साथ क्रेडिट, आपको पता है लोन्स की भी जरूरत पड़ती है फार्मर्स को, तो जैसे किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं फार्मर्स, लोन ले सकते हैं। तो ये लोन्स है, ये सारी चीजें, ये कौन, ये सब्सिडाइज चीजें हैं, ये कौन दे रहा है इसका असली पैसा? इसका असली पैसा गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर डायरेक्ट इनकम सपोर्ट, आपको पता है कि पीएम किसान, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। तो पीएम किसान में क्या किया जाता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया जाता है, क्या पैसा फार्मर की जेब में दिया जाता है, ताकि वो अपने सीड के लिए या फिर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फार्म की, उसे पूरा कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें तो थी कि टाइप ऑफ सब्सिडीज के बारे में। अब हम देखेंगे नीड फॉर रिफॉर्म, कि क्यों हमें रिफॉर्म चाहिए, क्या ऐसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है जिससे हमें यहां तक सोचना पड़ रहा है कि जो करंटली चीजें चल रही हैं वो ठीक नहीं है। तो उसी का यहां पर आपको प्रमाण देखने को मिलेगा, यहां पे आपको देखने को मिलेंगे व्हाट आर द रीजंस, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो फिस्कल बर्डन है। अभी हमने देखा कि कितना सारा पैसा हम क्या कर रहे हैं, फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज में दे रहे हैं। तो आप सोचो, वो 3.7 लाख करोड़ है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। ये पैसा अगर कम किया जा सके किसी भी तरीके से और एक बेटर वे में इस पैसे को दिया जाए, तो फिर क्या कर सकते हैं हम, बाकी पैसा एग्रीकल्चरल सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज सप्लाई बनाने में लगा सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज चेन बनाने में लगा सकते हैं। इस बात को आई होप आप समझ रहे होंगे। साथ ही साथ क्या होता है, जब फर्टिलाइजर सब्सिडीज दी जाती है ना, लाइक यूरिया पर बहुत हाई सब्सिडी दी जा रही है, तो अब क्या होता है कि फार्मर्स उस पर्टिकुलर फर्टिलाइजर को, जैसे यूरिया की बात करते हैं, तो उसे एक बड़े लेवल पर एक्सप्लॉइट करते हैं। आपको पता है कि यूरिया जो है, अगर ओवर यूज किया जाए तो सॉइल के लिए भी अच्छा नहीं है, ग्राउंड वाटर के लिए भी अच्छा नहीं है, और आपको पता है कि इससे ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन देखने को मिलता है और ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो वही देखने को मिलता है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हमें देखने को मिला है, बिकॉज हमने क्या किया है, हमने ये समझ लीजिए कि बहुत बड़े लेवल पर सब्सिडीज प्रोवाइड करी हैं, जैसे कि चीप यूरिया हैज लेड टू मैसिव ओवर यूज। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सब्सिडी दी जा रही है, प्रॉब्लम ये है कि सब्सिडी देने की वजह से ओवर यूज हो रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम को समझिएगा कि सब्सिडी देना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट सब्सिडी देने की वजह से जो ओवर यूज हो रहा है, दैट इज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे ही देखा गया, जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम पर जो सब्सिडीज दी गई, वो एक्चुअली जब सब्सिडीज दी गई तो एक रेशियो है जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम को एक साथ यूज करना है। वो क्या रेशियो है, वो है 4:2:1, ठीक है। मतलब अगर 4 kg ये तो 2 kg ये एंड 1 kg ये। बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये रेशियो पहुंच गया 6.7:2.4:1। मतलब आप सोचिए कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस कितने ज्यादा लेवल में यूज किया जा रहा है, जबकि राइट रेशियो जो है वो 4:2:1 है। ये आपका इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, कि एनपीके का रेशियो, राइट रेशियो क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 4:2:1। अब इससे क्या देखने को मिलता है, जब आप ओवर यूज कर रहे हो फर्टिलाइजर्स का, न्यूट्रिएंट्स का, तो फिर हमें सॉइल टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, वाटर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। हमें ये देखने को मिला है कि फर्टिलाइजर के ओवर यूज करने की वजह से 56% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में ये देखा गया है कि मतलब कि हमें ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन देखने को मिला है। प्लस आर्सेनिक हमें ग्राउंड वाटर में कहाँ ज्यादा देखने को मिला है, 209 डिस्ट्रिक्ट में। फ्लोराइड कहाँ पे देखने को मिला है, 409 डिस्ट्रिक्ट में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी वजह से हाई ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी होता है, जब हम इन न्यूट्रिएंट्स का, इन फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज करते हैं। फिर हमें ग्राउंड वाटर डिप्लीशन देखने को मिला। मैंने अभी आपको पीछे ही बताया कि हम कितने बड़े लेवल पर, यहाँ पे मैंने आपको एक डेटा दिया था ना कि, अरे और पीछे दिया था, हाँ, कि 62% जो है वो इरिगेशन की नीड ग्राउंड वाटर पूरी करता है। तो जब इतने बड़े लेवल पे ग्राउंड वाटर को यूज किया जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, इसकी वजह से ये देखने को मिलता है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। आपको पता, अभी पीछे ही बताया मैंने कि बहुत ही सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, मतलब इतनी सस्ती है कि, मतलब कि ना के बराबर ही उसके पैसे माने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक्सेसिव पंपिंग हो रही है। लोगों को जहां पर ग्राउंड वाटर का यूज नहीं भी करना है, वहां पे भी ग्राउंड वाटर का यूज किया जा रहा है। इसकी वजह से आपको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में क्या देखने को मिलेगा, ग्राउंड वाटर लेवल्स बिलो रिक्वायर्ड लेवल चले गए हैं। समझे इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद और क्या रीजंस हैं, क्या मेजर इश्यूज हैं।
कि इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इतनी सब्सिडीज प्रोवाइड करने के बावजूद भी हमें ये देखने को मिला है कि ज्यादा बेनिफिट वेल्दी फार्मर्स को हो रहा है, एंड जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो वो फार्मर्स हैं जिनके पास ये सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंच रही। प्रॉब्लम ये है। मैं यहाँ पे सिर्फ सब्सिडीज की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे किसान क्रेडिट स्कीम की भी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर फसल बीमा योजना की भी बात कर रहा हूँ। मतलब कि जो स्मॉल फार्मर्स है, जो मार्जिनल फार्मर्स है, वो इसका यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है, उस लेवल पर जिस लेवल पर वेल्दी फार्मर्स कर रहे हैं। ओके। फिर उसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न डिसऑर्शंस, कि ये क्या है? देखो, जब आप किसी एक पर, जैसे आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया कि व्हीट एंड राइस पर ज्यादा एमएसपी प्रोवाइडेड है, ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, राइस एंड व्हीट को उगा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप में होनी चाहिए थी, वो डाइवर्सिफिकेशन हमें नहीं देखने को मिलती है। एंड आपको पता है, जब एक ही टाइप की जो सॉइल है वो लंबे टाइम तक एक मतलब कि वो फसल उगाई जाएगी, तो जो सॉइल है वो पर्टिकुलरली जो भी वो क्रॉप यूज करती है न्यूट्रिएंट्स, उसमें डेफिशिएंट हो जाएगी। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लो आपने एक पर्टिकुलर क्रॉप उगाई, अब उस क्रॉप ने कुछ न्यूट्रिएंट्स यूज करे, उसके बाद आपने यहाँ पे पल्सेस उगा दी। अब आपको पल्सेस पता है कि क्या करती है, पल्सेस न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करती है ना, लेग्यूमिनियस मतलब कि आपको पता होगा कि लेग्यूमिनियस क्रॉप्स बोलते हैं उन्हें। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर आप वैसे डाइवर्सिफिकेशन नहीं रखेंगे, तो आप एक ही टाइप की क्रॉप उगाकर अपना ही नुकसान कर रहे हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को डिप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद WTO का कंप्लाइंस, ये तो खैर हम ग्लोबल लेवल की बात कर रहे हैं कि आपको पता है जब इस तरीके से सब्सिडीज दी जाती हैं तो उसे WTO जो है वो क्रिटिसाइज करता है ना, ये कहता है कि वर्ल्ड लेवल पर इस टाइप के ट्रेड को डिस्टॉर्टिंग ट्रेड बोला जाता है, कि ये जो नॉर्मल ट्रेड है उसमें बाधा डाल रहा है ना, क्योंकि आपको पता है आप सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो किसान को वो फसल सस्ते में मिल रही है, तो वो इंटरनेशनली भी सस्ते में बेचेंगे, और ये एक फेयर मार्केट नहीं क्रिएट करता है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि बाकी जो फार्मर्स आ रहे हैं उन्हें उतनी सब्सिडीज प्रोवाइडेड नहीं है बाकी कंट्रीज में। समझे इस चीज को? ठीक है, तो ऐसा WTO कहता है, ये ग्लोबल लेवल की बात है ना, अभी हम मेनली इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है, नेशनल लेवल के हमें इश्यूज देखने। उसके बाद देखो क्या वे फॉरवर्ड है, क्या किया जा सकता है ना, लास्ट पेज है ये आज के उसका टॉपिक का। वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हम इनपुट कर रहे हैं ना, इनपुट सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जैसे यूरिया में हमने डायरेक्ट सब्सिडीज दे दी, उसके बजाय हमें इनकम बेस्ड सपोर्ट देना पड़ेगा। इनकम बेस्ड सपोर्ट का मतलब क्या है कि डायरेक्ट फर्टिलाइजर्स, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब पे सब्सिडीज देने के बजाय आप डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दो फार्मर्स को, ताकि वो जितनी चीजें यूज करनी है उतनी चीजें ही यूज करे। आपको पता है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको मैं इतना पानी प्रोवाइड कर रहा हूं, मान लो मैंने बोल दिया 100 गैलन पानी आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है, आप क्या करेंगे? मैंने आपको बोले फ्री में मिल रहा है, आप 100 गैलन का 100 गैलन यूज करेंगे, चाहे आप कहीं भी करें, आप अपना स्विमिंग पूल भरिए, आप अपने घर के टैंक भर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। बट वही मैंने कहा कि नहीं, मैं 100 गैलन पानी ना देने के बजाय आपको जितनी आपकी क्रॉप है, जितना आपका एरिया है, उसके हिसाब से मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूं, मान लो कि 1000 रुपए दे रहा हूं महीने के। तो इससे क्या होगा, इससे आप अब क्या करोगे, अब आपको ये फ्री में नहीं मिल रहा, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ उतना ही यूज करोगे जितनी आपको जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको अब इसके लिए पे करना है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि ये जो आप फर्टिलाइजर्स एंड पावर्स के लिए मतलब कि पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए डायरेक्ट सब्सिडी दे रहे हैं, इसके बजाय इनडायरेक्ट सब्सिडीज दे रहे हैं, इनके बजाय आप क्या करें, आप डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दीजिए, किसको? फार्मर्स को, ठीक है। उसके बाद रेशनलाइजिंग यूरिया प्राइसिंग, अभी मैंने आपको क्या बताया कि 2 से 3 हजार रुपए है 45 kg बैग का, और 200 रुपए में मिल रहा है फार्मर्स को, ठीक है। तो अब ये इतने बड़े लेवल पे सब्सिडी प्रोवाइड करी जा रही है, अगर इसको कम करी जाएगी तो जो फार्मर्स है वो लिमिटेड यूज इसका करेंगे, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि यूरिया बेस्ड पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज ये दिखाती है कि बहुत बड़े लेवल पे यूरिया का यूज हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा जो यूरिया की प्राइसिंग है उसे। प्लस जैसे मैंने अभी बात किया कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दो, इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दो, मतलब कि डायरेक्टली जो फार्मर्स है उनके अकाउंट में पैसा पहुंचाओ। इससे क्या होगा, इससे ब्लैक मार्केटिंग भी रुकेगी। आपको पता है क्या होता है एक्चुअल में, कि यहाँ पर समझ लो ये सेलर है, इसके पास सब्सिडाइज रेट पर ये यूरिया आया, अब ये क्या करते हैं, ये फार्मर्स
तक तो नहीं पहुंचाते, ये बोलते हैं कि पीछे से कमी हो गई है, पीछे से कम मतलब कि फर्टिलाइजर आ रहा है, और ये इसे ब्लैक में कहीं और बेच देते हैं ज्यादा पैसे में, विच इज रॉन्ग। इसकी वजह से क्या होता है कि फार्मर्स जिनको असली फायदा उठाना है उन तक ये फायदा नहीं पहुंचता है। इसका एक और ऑल्टरनेटिव है जो किया जा सकता है, वाउचर्स प्रोवाइड किए जाए। मतलब ये फार्मर्स क्या करेंगे, ये फार्मर्स जाकर इन्हें वाउचर देंगे, उनसे इन्हें फर्टिलाइजर मिलेगा, और ये जो सेलर है ये इन वाउचर्स को गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे और फिर गवर्नमेंट इन्हें पैसा देगी। तो इससे क्या होगा, ये जो ब्लैक मार्केटिंग है इसे रोका जा सकता है। प्लस हमें क्या करना है, हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, जो आपको देखने को मिल रहा है कि ग्राउंड वाटर लेवल इतने कम हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो इरिगेशन का यूज कर सकते हैं। माइक्रो इरिगेशन आपको पता है कि ड्रिप और स्प्रिंकलर की हेल्प से उतना पानी क्रॉप को दो जितना इंपॉर्टेंट है। सोलर पावर पंप्स जो है उनसे आप इलेक्ट्रिसिटी को तो बचा सकते हो, बट एक प्रॉब्लम है कि अगर आप फिर से सोलर पावर्ड पंप्स प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को, तो फिर से वो उतना ही पानी निकालना शुरू कर देंगे और फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बट हाँ, ये हो सकता है कि जो एनर्जी पहले मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने में जा रही थी, अब एटलीस्ट वो वाली जो एनर्जी है वो बच जाएगी। तो उसके लिए आप सोलर पावर्ड पंप्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक स्कीम चालू करी थी गवर्नमेंट ने, विच वॉज पीएम कुसुम। ठीक है, एंड फिर आपको पता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड बायो फर्टिलाइजर्स का यूज तो होता ही है। इन्वेस्ट इन ग्रीन बॉक्स मेजर। ग्रीन बॉक्स मेजर क्या है, कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनको डब्ल्यूटीओ प्रमोट करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करता है कि आप इन एरियाज में, इन सेक्टर्स में सब्सिडीज प्रोवाइड करिए, इनसे जो फार्मर को फायदा होगा, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म होगा, प्लस जो इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड है वो भी डिस्टॉर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि किसकी बात करते हैं वो, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप इन्वेस्टमेंट करिए, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्टमेंट करिए, रूरल रोड्स में आप इन्वेस्टमेंट करिए, ये चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना। प्लस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करिए। ठीक है, ये क्या करिए, आपकी इंसेंटिवाइज करिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को, ताकि लोग क्या करें, ताकि लोग और ज्यादा डिफरेंट क्रॉप्स को भी उगाने की तरफ जाएं। ठीक है, आप उन क्रॉप्स को भी प्रमोट करिए जो लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हो, मतलब जो पानी कम यूज करती हो। ठीक है, प्लस पर्टिकुलरली इन वाटर स्टेट एरियाज, किसकी बात कर रहे हैं, ये कि लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को आप यूज करिए। इससे क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी इश्यूज जो हैं उन्हें आप एड्रेस कर पाएंगे। तो ये था टॉपिक, और ये आज हमने कवर किया है एग्रीकल्चरल सब्सिडीज नीड रिफॉर्म्स। अब क्या है कि ऐसे ही डिफरेंट टाइप के जो टॉपिक्स हैं मैं डेली बेसिस में आपके सामने लेके आऊंगा, ताकि आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग इंडिया को लेकर बढ़े, है ना। आपको पता है जब आप मेंस में बैठते हैं, जब आप प्रीलिम्स में बैठते हैं, तो सिर्फ एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आते, डिफरेंट सब्जेक्ट से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वही आपके साथ मेंस में होता है, वही आपके साथ इंटरव्यू में होता है। आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। वो अंडरस्टैंडिंग कब आएगी, जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स को डेली बेसिस पे पढ़ेंगे। और उसके लिए ही मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है, जहां पर मैं डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सामने बहुत ही डिटेल में लेके आता हूं। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तब तक के लिए अगली क्लास में मिलेंगे, एंड तब तक के लिए जय हिंद।